अच्छा, वॉइस इज ओके, ऑडियो वीडियो इज क्लियर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। तो लास्ट वाली क्लास हमने हाड़ौती तक अपना कंप्लीट हो गया था, जिसमें हाड़ौती का निर्माण कैसे हुआ है, उसकी एवरेज हाइट कितनी है और उसके मेन डिवीजन और सब डिवीजन कितने बटे हुए हैं, वहां तक अपनी बात हो गई थी। तो लास्ट में अपनी बात चल रही थी स्टडी ऑफ हाड़ौती, यानी हाड़ौती का अध्ययन। तो हाड़ौती का अध्ययन मुख्यतः कितने भागों में किया गया है? स्टडी ऑफ हाड़ौती, हाड़ौती का अध्ययन तो अध्ययन की दृष्टि से हाड़ौती को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। मेन डिवीजन दो हैं, जबकि इसके सब डिवीजन कल वाली लास्ट वाली क्लास में अपनी बात हुई थी कि सब डिवीजन पार्ट इसमें कितने हैं? 5। तो पहले हम उन दो डिवीजन को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में उसके जो 5 सब डिवीजन पार्ट अर्थात गौण भाग हैं उनको कवर करेंगे। तो हाड़ौती का अध्ययन दो मुख्य भाग और 5 सब डिवीजन पार्ट, 5 गौण भाग। टू मेन डिवीजन पार्ट, दो मुख्य भाग और 5 गौण भागों में इसको विभाजित किया गया। अब इसमें पहले कवर करना अपने को दो मेन डिवीजन पार्ट, उसके बाद में कवर करेंगे 5 सब डिवीजन पार्ट। हाड़ौती के गौण भाग, तो गौण भाग या जो सब डिवीजन पार्ट है, सॉरी मुख्य भाग, तो मुख्य भाग में लास्ट में अपनी जो बात हुई थी, एक तो हाड़ौती के दक्षिण की तरफ पठारी भाग है जिसको बोला गया है दक्कन लावा पठार, डेक्कन लावा प्लेट्यू अर्थात दक्कन लावा पठार। और एक बचा हुआ जो भाग है विंध्यन माउंटेन का हिस्सा जो हाड़ौती की तरफ फैला हुआ है, उसको नाम दिया गया विंध्यन कगार, विंध्यन कगार अर्थात विंध्यन स्कारप्लैंड। तो यहां तक अपन ने कल इसको डिवाइड किया था हाड़ौती के दो मेन डिवीजन को। जैसा कि सब डिवीजन वाला पार्ट है वो अपना अलग है, यानी जो गौण भाग है वो 5 भाग है। अब ये हाड़ौती के अकॉर्डिंग कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है, तो इनकी लोकेशन को हम देखते हैं। जैसे ये वाला पार्ट है, ये हाड़ौती डिवीजन, और हाड़ौती के सदन की तरफ ये वाला जो हिस्सा है, जो वैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मालवा पठार का हिस्सा है। वैसे हाड़ौती में मालवा पठार का उत्तरी विस्तार है ये। तो ये मालवा पठार का जो उत्तरी विस्तार है वो हाड़ौती के नीचे की तरफ है। तो हाड़ौती ये दक्षिण की तरफ है, तो इसको नाम दिया गया दक्कन। दक्कन का मीनिंग होता है दक्षिण, और ये लावे से बना हुआ पठार है, तो इसका मीनिंग है डेक्कन लावा प्लेट्यू, दक्कन लावा पठार।
इसके बाद में जो विंध्यन माउंटेन है जो गुजरात से लेके और आगे बिहार तक फैली हुई है, उस माउंटेन का कुछ भाग है जो राजस्थान की तरफ भी है, जैसे हाड़ौती वाले पार्ट में, और राजस्थान के आगे इसके बाद में सवाई माधोपुर करौली धौलपुर पार्ट में, और उसके आगे की ओर ये कंटिन्यूस विंध्यन से जुड़ा हुआ पार्ट। तो विंध्यन की जो चट्टानें राजस्थान की ओर फैली हुई है उसको नाम दिया गया विंध्यन कगार। बाकी मेन माउंटेन है ये मध्य प्रदेश में, कुछ भाग इसका गुजरात में, और आगे यूपी होते हुए और बिहार तक। बिहार में आपने एक स्थान का नाम सुना होगा, सासाराम। सासाराम शेरशाह सूरी का मकबरा है। तो ये मुख्यतः गुजरात से लेके और सासाराम बिहार तक विस्तृत है, जिसका मेन पार्ट एमपी में है। और इस पर्वतमाला का जो चट्टानी भाग है वो राजस्थान की तरफ भी एक्सटेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्वत होता है तो उस पर्वत का जो चट्टानी भाग है वो आगे तक फैला हुआ होता है, तो इस पार्ट को हम कहते हैं कगार, यानी जो चट्टानी भाग फैला हुआ है। तो विंध्यन की ऐसी चट्टानें राजस्थान तक फैली हुई हैं जिनको नाम दिया गया विंध्यन कगार। अगर उनको हम अलग से पढ़ते तो हमें एक माउंटेन और पढ़ना होता, विंध्यन कगार या विंध्यन माउंटेन। तो ये जो चट्टानें कहीं ना कहीं हाड़ौती से सिमिलर है, इस कारण इसको हमने हाड़ौती का ही एक पार्ट मानते हुए कवर किया है। तो यह हाड़ौती का एक मुख्य डिवीजन जो कि विंध्यन के नाम से विंध्यन कगार। तो यह हाड़ौती दक्षिण पूर्व में है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला विंध्यन कगार के रूप में। विंध्यन कगार के रूप में अब इसमें फर्स्ट पार्ट जो है डेक्कन लावा प्लेट्यू ये कवर करेंगे, सेकंड विंध्यन। लेकिन इससे पहले हम एक पार्ट है जो कवर करेंगे जिसमें जैसे ये अरावली माउंटेन है, अरावली पर्वतमाला है। अरावली और विंध्यन के बीच में यहां चट्टानों में एक दरार है, चट्टानों में एक दरार है जिसको नाम दिया जाता है, जो यहाँ भीलवाड़ा चित्तौड़ होते हुए कोटा बूंदी आगे कंटिन्यू सवाई माधोपुर करौली धौलपुर और फिर इस साइड में उत्तर विशाल मैदान की तरफ फैली हुई, उसका नाम है जीबीएफ, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट ये चट्टानों के बीच में एक दरार, एक फॉल्ट है। अब अपने माइंड में आता है कि क्या ये दरार अपने को दिखाई देगी? तो वर्तमान में ये विजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि एक तरफ अपना हाड़ौती का पार्ट है, एक तरफ अरावली है। उनके चट्टानों के बीच में नीचे की तरफ जाके गैप और एक फॉल्ट या भ्रंश आता है, उस भ्रंश को नाम दिया गया जेबीएफ। तो अभी दिखाई क्यों नहीं देता? तो रीजन है कि नदियों के द्वारा यहाँ सेडिमेंट और मलबे को डाल दिया गया है। तो इसका मीनिंग है ये मुख्यतः ऊपर से मिट्टी से कवर है, इस कारण ये ऊपर से विजिबल नहीं है। लेकिन ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाओगे तो इसका मीनिंग है कि इसका अध्ययन किया है जीएसआई डिपार्टमेंट के द्वारा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जो जीएसआई डिपार्टमेंट जो कि चट्टानों का और मुख्यतः मिनरल्स का अध्ययन करता है, उनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे एक फॉल्ट है और इस फॉल्ट का नाम दिया गया है जेबीएफ, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ऐसी अपनी दरारें हिमालय में भी हैं। तो इसी कारण हिमालय के अंदर अलग अलग श्रृंखलाएं हैं अपनी, जैसे नॉर्थ हिमालय ये ट्रांस हिमालय के रूप में है। इसके बाद में जो नीचे के हिमालय हैं, वृहद हिमालय, वृहद हिमालय के जस्ट नीचे है वो लघु हिमालय, उसके जस्ट नीचे ही तरफ है वो शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो इनके बीच में ये वाले जो गैप हैं, जैसे बीच वाला ये एमसीटी के रूप में है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लास्ट वाला है ये एमबीएफ के रूप में, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ऊपर वाला है ये सिंधु सांगपो सच्चर जोन यानी ट्रिपल एस जेड के नाम से है। तो इस तरीके से इसमें ये अलग अलग भ्रंश बने हुए हैं। तो जैसे कि मेरे हाथ में 4 अंगुलियां हैं, तो ये 4 इसलिए हैं क्योंकि इनके बीच में 3 गैप हैं। तो हिमालय की 4 श्रृंखलाएं इसलिए हैं क्योंकि उनके बीच में चट्टानों के बीच में गैप रहे, उनके निर्माण काल, उनके फॉर्मेशन टाइम पीरियड में गैप रहा है। तो वो गैप मुख्यतः उन चट्टानों के माध्यम से पता लगता है कि जो 2 हिमालय उन दोनों की जो चट्टानें वो अलग अलग प्रकार की हैं। यानी एक का टाइम पीरियड पुराना है और एक चट्टान है उसके बाद में न्यू फॉर्मेशन वाली अर्थात नवीन निर्माण वाली है।
इस कारण उन दोनों चट्टानों के बीच में जो गैप माना गया है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, या मुख्यतः जो मलबा है उसके टाइम पीरियड के एज के अकॉर्डिंग, तो उसको हमने कुछ भ्रंशों में डिवाइड किया हुआ है। तो उसी तरीके से अरावली और हाड़ौती है, उनके बीच में भी एक गैप माना गया है, उसको नाम दिया गया ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। अब हिमालय वाला एक फॉल्ट या भ्रंश है जो राजस्थान के भ्रंश से मिलता जुलता है। ग्रेट का मीनिंग होता है महान, तो राजस्थान वाला ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अर्थात महान सीमांत भ्रंश, जबकि हिमालय में जो लास्ट वाला जो दिखाई दे रहा है एमबीएफ, इसको कहा जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन का मीनिंग होता है मुख्य, बाउंड्री का मीनिंग सीमा या सीमांत, तो मुख्य। तो ये कई बार एग्जाम में आता है कि मुख्य सीमांत भ्रंश अरावली और हाड़ौती को अलग करता है। तो राजस्थान के अंदर मेन बाउंड्री फॉल्ट नहीं आता, यानी एमबीएफ नहीं आता। राजस्थान में मेन यानी मुख्य की जगह महान आना चाहिए, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो अगर यह आता है मुख्य सीमांत भ्रंश तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। कारण क्योंकि मुख्य सीमांत भ्रंश कहां पर है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में एमबीएफ है। तो हिमालय वाला तो सिर्फ हमने एक एग्जाम्पल लिया था समझाने के लिए, ये तो आपका इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट होता है। लेकिन राजस्थान के अंदर जो जीबीएफ है उसका काम क्या है, तो उसका काम है अरावली और हाड़ौती इन दोनों को सेपरेट करना या अलग करना। तो पहले हम जीबीएफ के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे मेन पार्ट। तो जीबीएफ ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट यानी महान, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट महान सीमांत भ्रंश। तो जीबीएफ एक भ्रंश है, जीबीएफ इज ए फॉल्ट, जीबीएफ एक भ्रंश है। जो अरावली एवं हाड़ौती को अलग करता है। जो अरावली एवं हाड़ौती को अलग करता है। अब इसकी लोकेशन अगर हम हाड़ौती के अकॉर्डिंग देखें, यानी इस मैप के अकॉर्डिंग देखें, तो हाड़ौती को डिवाइड करके देखें। हाड़ौती के अकॉर्डिंग देखें तो ये हाड़ौती के मोस्टली नॉर्थ और वेस्ट वाले पार्ट की तरफ है, यानी हाड़ौती के नॉर्थ से और पश्चिम की तरफ। अब अपने को लगता है कि ये हाड़ौती के ईस्ट में भी है, लेकिन ये हाड़ौती में नॉर्थ की तरफ चलने के बाद में ईस्ट की तरफ नीचे की तरफ नहीं आता। तो इसका मीनिंग इसका जो मोस्टली पार्ट जो है वो हाड़ौती के उत्तर और पश्चिम के अकॉर्डिंग है। अरावली के रेफरेंस में अगर इसको पूछा जाए तो अरावली के अकॉर्डिंग देखे, क्या अरावली के उत्तर में है तो उत्तर में नहीं है, क्या अरावली के पश्चिम में है तो पश्चिम में भी नहीं है, क्या अरावली के दक्षिण में है दक्षिण में भी नहीं है, तो क्या अरावली के ईस्ट में है तो बिल्कुल ईस्ट में है। तो अरावली के रेफरेंस में अरावली के ईस्ट में होगा। राजस्थान के रेफरेंस में पूछ लिया जाए तो राजस्थान को डिवाइड करके देखो, जैसे भी अरावली को डिवाइड किया था, इससे पहले हाड़ौती को डिवाइड किया। तो अब राजस्थान के अकॉर्डिंग अगर देखें तो राजस्थान को डिवाइड करके देखेंगे तो राजस्थान के साउथ ईस्ट की तरफ आता है। इसका मीनिंग है राजस्थान के ये दक्षिण पूर्व की तरफ रहेगा। तो ये अलग अलग रेफरेंस में कई बार एग्जाम में अलग अलग लिखा जाता है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्व में है तो बिल्कुल सही है, या हाड़ौती के उत्तर पश्चिम में है तो भी सही है, या अरावली के पूर्व में है तो भी सही है। इसका मीनिंग अलग अलग फिजिकल डिवीजन या भौतिक प्रदेश के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन अलग अलग चेंज होगी। तो इसको हम यहाँ थ्योरेटिकल पार्ट में लिख सकते हैं कि एक तो कहाँ किसके बीच में है, तो माउंटेन और प्लेट्यू के बीच में, यानी पर्वत और पठार के बीच में। तो अरावली एवं हाड़ौती के को अलग करता है या के मध्य स्थित है। जो हाड़ौती के उत्तर पश्चिम, तो हाड़ौती के रेफरेंस में पूछा है तो हाड़ौती के उत्तर पश्चिम, या अरावली के पूर्व,
या अरावली के पूर्व एवं राजस्थान के, यानी जो लास्ट रेफरेंस है वो राजस्थान के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित। तो इस तरीके से अलग अलग रेफरेंस में हाड़ौती के उत्तर पश्चिम में हो गया है, अरावली के पूर्व में है, और राजस्थान के मुख्यतः ये दक्षिण पूर्व के अंदर स्थित है। तो ये अलग अलग रेफरेंस में इसके अलग अलग डायरेक्शन लिखी जा सकती है। अब राजस्थान के कौन से जिलों में इसका विस्तार है? तो एक तो माना जाता है इसका विस्तार मुख्यतः भीलवाड़ा चित्तौड़ यानी दो मेवाड़ वाले जिलों में है। दो जो मुख्य हाड़ौती के पार्ट है कोटा बूंदी, और आगे जो चंबल वाला एरिया या पूर्वी मैदानी भाग में जो एरिया आता है जिसको जनरली हम डांग प्रदेश कहते हैं, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर। तो लगभग इन 6 से 7 जिलों में इसका विस्तार बताना है। तो एक तो ये डायरेक्शन वाइज हो गया कहां लोकेट। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखें तो राजस्थान में जीबीएफ का विस्तार, तो राजस्थान में जीबीएफ का विस्तार भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, फिर कोटा बूंदी, उसके बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर में है। तो ये हो गए मुख्यतः डांग एरिया, ये हो गए दोनों हाड़ौती कोटा बूंदी, और ये दो मेवाड़ क्षेत्र। कुछ जगह इसमें हाड़ौती के और ये जिले देके पूछते हैं किस जिले में नहीं है, और इसमें इन्हीं जिलों में से ऑप्शन सारे इसी में से दिए जाते हैं कई बार, और उसमें भीलवाड़ा को नहीं माना जाता। अगर बाई चांस एज इट इज कोई क्वेश्चन आ जाता है तो अपने को भी भीलवाड़ा को नहीं मानना। बाकी कुछ ऑथेंटिक बुक में भीलवाड़ा को लिया हुआ है, हो सकता है कि कुछ बुक में नहीं लिखा हुआ, इस कारण इन्हीं में से ऑप्शन देके पूछ लिया कि जिले में नहीं है। तो जहां भीलवाड़ा नहीं है उसमें आंसर मान लिया भीलवाड़ा को। लेकिन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है उसमें भी भीलवाड़ा शामिल है, और कुछ ऑथेंटिक बुक्स और भी हैं जिसमें भीलवाड़ा को शामिल किया हुआ है। तो वैसे तो भीलवाड़ा शामिल है, लेकिन बाई चांस इन्हीं जिलों में से देके, यानी जो आपको 6-7 जिले बताए हैं, और फिर इन्हीं में से अगर बाई चांस पूछे किस जिले में नहीं है, देन अपने को आंसर जो पुराने वाला भीलवाड़ा नहीं है ये माना गया है एग्जाम में, तो अपने को भी भीलवाड़ा नहीं है मान लेना है। लेकिन बाई चांस भीलवाड़ा के अलावा अगर कोई ऐसा ऑप्शन हो कि हम उसको आंसर दे सकते हैं, यानी इनमें वो जिला मेंशन नहीं होना चाहिए, जैसे टोंक आ गया तो टोंक में नहीं है, जयपुर आ गया तो जयपुर में नहीं है, दौसा आ गया तो दौसा में नहीं है। तो इनके अलावा अगर कोई और जिला है तो आंसर उसी को ही मानना है कि इस जिले में नहीं है। लेकिन इनमें से सारे जिले इन्हीं में से दिए हैं, और फिर एग्जामिनर पूछ रहा है किस में नहीं है, तो अपने को जनरली फिर भीलवाड़ा में नहीं मानना। और वैसे देखा जाए तो भीलवाड़ा में भी है, ऑथेंटिक बुक्स में और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों की रिपोर्ट में दिया हुआ है। तो ये जो एक अपना अदर पॉइंट है इसमें जेबीएफ, ये अपना कंप्लीट हो गया। जेबीएफ क्या है? तो ये हाड़ौती और अरावली के बीच में एक दरार है, चट्टानों के बीच में जेबीएफ। वैसे देखा जाए तो मैदानी भाग का पार्ट है, क्योंकि एक तरफ अरावली है और एक तरफ हाड़ौती है। तो इन दोनों की चट्टानों को अलग करने वाली जो दरार है जिसमें मलबा जमा है अर्थात सेडिमेंट जमा है, आज वर्तमान में जहां मैदानी भाग है वो वाला पार्ट है जेबीएफ का पार्ट। तो जेबीएफ कंप्लीट हो गया अपना। अब हाड़ौती के जो दो मेन पार्ट अपने को स्टार्ट करने हैं, उसमें एक तो हाड़ौती के नीचे की तरफ है जिसको हम नाम क्या देंगे, डेक्कन लावा प्लेट्यू। तो पहला स्टार्ट करेंगे इसमें डेक्कन लावा प्लेट्यू अर्थात दक्कन लावा पठार।
डेक्कन लावा प्लेट्यू, दक्कन लावा पठार। तो जो डेक्कन लावा प्लेट्यू वाला जो पार्ट है, हाड़ौती के सदन की तरफ, और वैसे मालवा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मालवा के उत्तर के अंदर। तो दोनों रेफरेंस में लिखेंगे अपन। तो ये हाड़ौती के दक्षिण में, इस कारण इसको दक्कन बोला गया है। तो ये हाड़ौती के दक्षिण एवं मालवा के उत्तर में स्थित है। एवं मालवा के उत्तर में स्थित। तो हाड़ौती ये सदन वाले पार्ट में है और मालवा के उत्तरी भाग में स्थित। तो ये तो मालवा के रूप में विस्तार हो गया उत्तरी भाग, हाड़ौती के अकॉर्डिंग दक्षिणी भाग। राजस्थान में यह मुख्यतः ऊपरमाल, इन जो मालवा के ऊपर का हिस्सा है उसको बोला गया ऊपरमाल, एवं मालव क्षेत्र में विस्तृत है। राजस्थान में मुख्यतः ऊपरमाल एवं मालव क्षेत्र में विस्तृत है। तो इन दोनों का ध्यान रखना अपने को। एक तो ऊपरमाल, तो ऊपरमाल तो कौन सा है? मालवा का ऊपरी भाग, जो कि मुख्यतः भीलवाड़ा चित्तौड़ के बीच का भाग है। भीलवाड़ा में आपको ध्यान है एक किसान आंदोलन हुआ था बिजोलिया, और चित्तौड़ में एक सेंचुरी आती है, और उस एरिया में चंबल के ऊपर एक वाटरफॉल भी बनता है, जलप्रपात भी बनता है, चोलिया वाटरफॉल। जगह का नाम है भैंसरोडगढ़। तो भीलवाड़ा के बिजोलिया से चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ का जो बीच का एरिया उसको कहा जाता है ऊपरमाल, जो मालवा के ऊपर का हिस्सा है। और आपको ध्यान होगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1917 में यहाँ ऊपरमाल बोर्ड का गठन भी किया था। तो ये भौगोलिक क्षेत्र ही ऊपरमाल है, इस कारण यहाँ ऊपरमाल बोर्ड का गठन किया गया। और फिर आते हैं मालव प्रदेश। तो मालव प्रदेश वो है जहां मालवा पठार का विस्तार ज्यादा है। तो मालवा पठार राजस्थान के इस साइड में, यानी मालवा के वेस्ट की तरफ प्रतापगढ़ में, और ईस्ट की तरफ झालावाड़ में ज्यादा फैला हुआ है। तो प्रतापगढ़ और झालावाड़ क्षेत्र को मालव कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मालवा पठार का विस्तार अधिक है। तो वैसे देखा जाए तो हाड़ौती के नीचे वाला जो दक्कन लावा पठार है, जो कि वैसे मालवा का हिस्सा है, तो हाड़ौती के नीचे की तरफ है, और मालवा के उत्तर की तरफ ये एक तो ऊपरमाल के रूप में फैला हुआ है, एक मालव के रूप में फैला हुआ है। तो ऊपरमाल के रूप में कितने जिलों में? 2 में, भीलवाड़ा और चित्तौड़ के बीच में। और मालव के रूप में कितने जिलों में? 2 में, प्रतापगढ़ और झालावाड़। तो ये मालव वाला क्षेत्र है, यानी मालवा पठार जो प्रतापगढ़ झालावाड़ में, वो मालव क्षेत्र है। और इन्हीं क्षेत्र में पाई जाने वाली एक गाय की नस्ल है जिसको हम मालवी कहते हैं। तो मालवी गाय की नस्ल है, वो मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र की है, और वो राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पाई जाती है। तो ये मुख्यतः ऊपरमाल और मालव के रूप में विस्तृत है। अब ऊपरमाल का विस्तार कहां पे है वो लिखना है। तो ऊपरमाल वाला हिस्सा है ये भीलवाड़ा के ये भीलवाड़ा बिजोलिया, ये भीलवाड़ा बिजोलिया एवं चित्तौड़गढ़
एवं चित्तौड़गढ़ ब्रैकेट में भैंसरोडगढ़। तो ये भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ या यूं कहें बिजोलिया भैंसरोडगढ़ के मध्य का पठारी क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र। पठारी क्षेत्र कह दो, चाहे पठारी क्षेत्र अपने आप में कौन सा एरिया होता है, ज्योग्राफिकल एरिया। पठारी क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र। तो इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि मुख्यतः ऊपरमाल का पठार कहाँ स्थित है, तो डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आएगा तो मेवाड़ वाले दो जिले आ जाएंगे, भीलवाड़ा चित्तौड़। स्थान के नाम आएंगे तो स्थान आएगा भीलवाड़ा का बिजोलिया और चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़। तो बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ का एरिया। और वैसे भी बिजोलिया किसानों का आंदोलन था, और किसानों से जुड़ा हुआ पशु कौन सा होता है, भैंस। तो किसानों का आंदोलन स्थान यानी बिजोलिया, और उससे जुड़ा हुआ जो पशु यानी भैंस, तो भैंसरोडगढ़ के बीच के पठारी क्षेत्र को नाम क्या दिया जाता है, ऊपरमाल का पठार। तो ऊपरमाल इसलिए क्योंकि मालवा के ऊपर का भाग है। तो एक तो ये जो डेक्कन लावा प्लेट्यू है, दक्कन लावा पठार, ये इस एरिया में फैला हुआ है ऊपरमाल। और दूसरा पार्ट आता है उसका मालव के अंदर। तो मालव का मीनिंग क्या है, तो राजस्थान में मालव का मीनिंग है प्रतापगढ़ और झालावाड़ को मालव कहा जाता है क्योंकि यहां मालवा पठार का विस्तार है। प्रतापगढ़ एवं प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ को मालव रीजन या मालव प्रदेश कहा जाता है प्रतापगढ़ एंड झालावाड़ आर नोन एज मालव रीजन। मालव प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहां मालवा पठार का विस्तार है। क्योंकि क्योंकि यहां मालवा पठार का विस्तार। तो ये इसमें ध्यान रखना कि मालवा पठार का विस्तार है, इसी कारण इसका मालवा से मिलता जुलता नाम है मालव प्रदेश। तो राजस्थान में मालव प्रदेश कौन सा है, प्रतापगढ़ झालावाड़। ऊपरमाल एरिया कौन सा है, भीलवाड़ा से चित्तौड़िया, जो चित्तौड़गढ़ का एरिया है। तो अब इन दोनों को मिला के जो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा यानी ऊपरमाल, और प्रतापगढ़ और झालावाड़, तो जिलों के तौर पे कितने हो गए, 4। और ज्योग्राफिकल एरिया कितने हो गए, 2, ऊपरमाल और मालव। तो ऊपरमाल और मालव दोनों को मिला के कहा जाता है डेक्कन लावा प्लेट्यू। अब सिर्फ इसको दक्कन लावा पठार नहीं बोल के लावा शब्द हटा लिया जाए, इसका मीनिंग डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू मुख्यतः महाराष्ट्र के पठार को कहा जाता है। जो जैसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें आता है दक्कन का पठार या डेक्कन ट्रेप। तो वो मुख्यतः भारत के प्रायद्वीप पठार का वो हिस्सा है जो महाराष्ट्र में फैला हुआ है। जबकि राजस्थान में हाड़ौती के नीचे होने के कारण इसको डेक्कन तो बोला गया है, लेकिन साथ में महाराष्ट्र से अलग करने के कारण लावा भी लगाया गया है। तो हमारे लिए डेक्कन लावा प्लेट्यू है, ना कि डेक्कन प्लेट्यू, क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू महाराष्ट्र के अंदर। तो इसमें यह वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, डेक्कन लावा पठार। तो यह हाड़ौती के दक्षिण में और मालवा के उत्तर में है, जो राजस्थान में मुख्यतः किसके रूप में फैला हुआ है, ऊपरमाल के रूप में एवं मालव प्रदेश के रूप में। अब इसका दूसरा पार्ट जो बचा है वो कौन सा है, विंध्यन कगार।
नेक्स्ट है विंध्यन कगार। विंध्यन स्कारप्लेंट। यह हाड़ौती के यह हाड़ौती दक्षिण पूर्व में विस्तृत है। क्योंकि इस बार मैप में अगर आप देखो तो ये मुख्यतः हाड़ौती के रेफरेंस में अगर लिखा जा रहा है तो हाड़ौती से यहां से डिवाइड करके देखोगे तो मुख्यतः ये हाड़ौती के साउथ और ईस्ट में है, यानी हाड़ौती के दक्षिण में भी है और हाड़ौती के ईस्ट में फैला हुआ आगे इस साइड में बिहार तक। तो हाड़ौती के रेफरेंस में हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में विस्तृत है। राजस्थान में इसका विस्तार राजस्थान में इसका विस्तार हाड़ौती हाड़ौती यानी जो मुख्य 4 जिले हाड़ौती वाले, वैसे हाड़ौती पठार में 7 जिले आते हैं, लेकिन जो मेन 4 डिस्ट्रिक्ट है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो राजस्थान में इसका विस्तार हाड़ौती यानी ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं हम कोटा, बूंदी, बारा एंड झालावाड़। तो राजस्थान में इसका विस्तार हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ एवं डांग क्षेत्र में है। तो इसके अलावा इसमें डांग एरिया भी शामिल किया जाता है एवं डांग क्षेत्र या डांग प्रदेश में है। तो यहां जो डांग प्रदेश है उसका मीनिंग है सवाई माधोपुर, करौली एंड राजस्थान का जो पूर्वी जिला आता है धौलपुर। ये वाला जो पार्ट, तो इसका मीनिंग एक तो हाड़ौती 4 प्रमुख जिले हैं और बाकी डांग एरिया के। तो अपने को मुख्यतः 7 जिले काउंटिंग में वैसे याद नहीं रखने, 7 जिले अपने को याद रखने हाड़ौती के 4 मुख्य जिले यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। उसके अलावा अपने को 3 जिले डांग एरिया वाले यानी सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। अब इस विंध्यन चट्टानों के अंदर कुछ विशेष प्रकार के स्टोन या पत्थर या यूं कहें खनिज पाए जाते हैं। तो विंध्यन की प्रमुख चट्टानें या खनिज कौन कौन से हैं? तो एक तो इस साइड में पाया जाता है बलुआ पत्थर, जिसको हम सैंड स्टोन कहते हैं, तो हिंदी में भी आजकल सैंड स्टोन ही लिखा हुआ आता है। फिर है इसमें लाइम स्टोन अर्थात चूना पत्थर, करौली धौलपुर का जो पत्थर है जो कि रेड स्टोन के नाम से लाल पत्थर, और कोटा का जो पत्थर है उसको हम कोटा स्टोन ही बोलते हैं। तो ये कुछ पत्थर वाले खनिज या ये जो चट्टाने जो विंध्यन में पाई जाती है। तो एक तो विंध्यन का विस्तार बताना है हाड़ौती के रेफरेंस में कि हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में है, जिसमें मुख्यतः हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उसके अलावा कुछ डांग एरिया जिसमें सवाई माधोपुर, करौली एंड धौलपुर डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद में विंध्यन में मेंशन कर सकते हैं विंध्यन की प्रमुख चट्टानें। विंध्यन की प्रमुख चट्टानें या खनिज। विंध्यन की प्रमुख चट्टानें या खनिज। तो विंध्यन की प्रमुख चट्टानों में
जो मेन रॉक्स हैं उसमें एक तो सैंडस्टोन, सैंडस्टोन के अलावा लाइमस्टोन, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, रेड स्टोन एंड कोटा स्टोन। यानी इसमें बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर, रेड स्टोन यानी लाल पत्थर, लास्ट में कोटा स्टोन। कोटा स्टोन यानी कोटा स्टोन या जिसको कोटा पत्थर भी कहते हैं। अब इनमें सर्वाधिक पाई जाने वाली चट्टान कौन सी है? तो आंसर रहेगा बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन। ये विंध्यन कगार में पाई जाने वाली प्रमुख चट्टान है। राजस्थान की ओर मुख्यतः इसमें मानी जाती है सर्वाधिक सैंडस्टोन या बलुआ पत्थर। बाकी मध्य प्रदेश की ओर इसमें मुख्यतः लाइमस्टोन भी खूब पाया जाता है, यानी चूना पत्थर की मात्रा भी अच्छी पाई जाती है। तो ये कुछ प्रमुख चट्टानें या एज ए मिनरल्स के तौर पे इनको कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि ये जो चट्टान है ये अपने आप में खनिज भी है, ये अपने पत्थर वाले खनिज है, अर्थात स्टोन मिनरल्स के रूप में इनको हम मान सकते हैं। तो ये हो गई अपनी रॉक्स और मिनरल्स ऑफ विंध्यन, विंध्यन की प्रमुख चट्टान और खनिज। तो इसके साथ अपने हाड़ौती के जो दो मेन पार्ट थे वो दोनों कंप्लीट हो गए। एक तो उसके नीचे का दक्कन लावा पठार और एक विंध्यन का राजस्थान में फैला हुआ हिस्सा विंध्यन कगार के नाम से। तो विंध्यन कगार भी मुख्यतः दो क्षेत्रों में, जिसमें हाड़ौती और डांग एरिया, और डेक्कन लावा प्लेट्यू अर्थात दक्कन लावा पठार भी दो एरिया में था, ऊपरमाल और एक मालूब क्षेत्र में। अब इसके बाद में हाड़ौती के जो बचे हुए भाग हैं वो हाड़ौती के गौण भाग। तो गौण भाग हाड़ौती के कितने हैं? 5। हाड़ौती है गौण भाग, सब डिवीजन पार्ट ऑफ हाड़ौती। अब ये हाड़ौती के गौण भाग हैं। कुछ बुक्स में पुरानी में 3 भी दिए हुए हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी इनको लिखती है 5। हालांकि एच.एस. शर्मा जो यूनिवर्सिटी में चलती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, वो 3 लिखते हैं। तो हम तो मैक्सिमम के अकॉर्डिंग पढ़ के चलते हैं, क्या बाई चांस 5 पूछ लिए जाए। हालांकि कभी पूछे नहीं गए ये, इनमें से क्वेश्चन आते हैं लेकिन ये काउंटिंग नहीं पूछे जाते कि 3 है या 5। तो दोनों ही सही है। वैसे कुछ बुक्स इसमें 3 में कवर कर लेती हैं, कुछ इसको 5 में कवर करते हैं। तो अपन जो मैक्सिमम है उसमें लेके चलेंगे, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग। तो ये फैक्ट एग्जाम में नहीं आएगा 3 है या 5। आपकी इच्छा है वो करके आ जाओ, 5 करने की इच्छा है 5 कर दो, क्योंकि क्वेश्चन अगर ऐसा फैक्ट वाला आता है तो डिलीट होगा। फिर अगर ऑप्शन में तीनों ही है, सॉरी दोनों ही ऑप्शन है, 3 भी दिया हुआ है 5 भी दिया हुआ है, तो आंसर दोनों में से एक ही होगा। यानी वैसे आंसर दोनों ठीक है लेकिन एग्जाम में हम एक ही कर पाएंगे, इस कारण ये गलत होगा। यानी एग्जाम में इसको बाद में डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स आपके एच.एस. शर्मा की बुक भी है यूनिवर्सिटी वाली, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में चलती है, और बेस आपका जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है, जो गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है, वो भी उसका बेस है। तो इसके सब डिवीजन पार्ट ऑफ हाड़ौती, हाड़ौती है गौण भाग। तो गौण भाग में हम कितने पार्ट लेंगे? 5। अब इन 5 भागों के नाम क्या है ये देखते हैं। अब इन 5 भागों में एक पार्ट आता है अर्धचंद्राकार पहाड़ी, अर्धचंद्राकार पहाड़ी अर्थात क्रिसेंट हिल्स। क्रिसेंट हिल्स वाला पार्ट। दूसरा पार्ट आता है इसमें अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के बाद में
नदी निर्मित मैदान, नदी निर्मित मैदान, रिवर फॉर्म्ड प्लेन, यानी ऐसे मैदानी भाग जिसका फॉर्मेशन किसने किया, नदियों ने, तो रिवर फॉर्म्ड प्लेन, नदी निर्मित मैदान। इसके अलावा हाड़ौती के पूर्व में शाहाबाद उच्च भूमि, जो कि बारा की तरफ है। शाहाबाद अपलैंड, इसके अलावा झालावाड़ की तरफ फैला हुआ कुछ भाग जिसको मुख्यतः झालावाड़ पठार, झालावाड़ प्लेट्यू या झालावाड़ पठार, और बचा हुआ एरिया जो झालावाड़ का है वो मुख्यतः डग गंगधार, डग गंगधार उच्च भूमि। डग गंगधार अपलैंड, तो ये भी मुख्यतः किस क्षेत्र में है, झालावाड़ की तरफ। तो ये एरिया है डग और गंगधार का एरिया, जो अपने निकटतम ज्योग्राफिकल एरिया से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है, यानी इसको भी अपलैंड के रूप में माना गया है। झालावाड़ पठार है तो सामान्य सी बात है ये भी हाइट पर होगा। तो इसमें कुछ भाग हैं जो कॉमन है लगभग सभी बुक में, वो दिए हुए आपके अर्धचंद्राकार पहाड़ी, शाहाबाद उच्च भूमि और डग गंगधार। अब जो झालावाड़ पठार है कुछ बुक्स उसको डग गंगधार वाला जो एरिया दोनों को सेम ही मान लेते हैं, और नदी निर्मित मैदान है वो पूरे हाड़ौती वाले एरिया के ऊपर है, यानी हाड़ौती से जो नदियां बहती हैं वो जिस जिस एरिया से बहती हैं वहां सेडिमेंट जमा करती हैं, अर्थात हाड़ौती पठार का कटाव करके और मुख्यतः काली मिट्टी को बनाती हैं। तो जहां जहां से नदी बहती है उस एरिया को नदी निर्मित मैदान, जैसे इसमें मुख्य नदी चंबल है तो चंबल का मैदान हाड़ौती के ऊपर बनता है, तो इसका मीनिंग वो नदी निर्मित मैदान। चंबल में आने वाली प्रमुख नदी काली सिंध, चंबल में आने वाली नदी पार्वती, चंबल में आने वाली नदी मेज नदी। तो ये प्रमुख नदियां हैं जो इस क्षेत्र में मैदानी भागों का निर्माण करती हैं, तो उसी मैदान को कहा गया नदी निर्मित मैदान। तो वो नदी निर्मित मैदान भी हाड़ौती प्लेट्यू के ऊपर ही बनता है। तो अब इसमें से पहले स्टार्ट करेंगे अपन क्रिसेंट हिल्स अर्धचंद्राकार पहाड़ी। तो वैसे देखा जाए तो ये भाग किस तरीके से है ये देख लेते हैं। ये हाड़ौती है तो उसका अर्धचंद्राकार पहाड़ी हाड़ौती के उत्तर में, उसके पश्चिम में, उसके दक्षिण में। तो ये है अर्धचंद्राकार पहाड़ी जो हम पहले कवर करेंगे। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के ईस्ट में ये बारा की तरफ ये फैला हुआ है शाहाबाद उच्च भूमि, शाहाबाद उच्च भूमि। इसके बाद जो झालावाड़ वाला पार्ट है उसके दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ है डग गंगधार, डग गंगधार उच्च भूमि। और मुख्यतः अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के दक्षिण की तरफ इधर फैला हुआ है झालावाड़ का पठार, झालावाड़ प्लेट्यू। तो ये स्टार्टिंग में इधर लिखा था, ये था अर्धचंद्राकार पहाड़ी। अर्धचंद्राकार पहाड़ी। और बाकी जो इस क्षेत्र में जैसे ये भाग झालावाड़ है, इसके लगभग वेस्ट वाला हिस्सा ये कोटा और बूंदी होते हुए नदी निकलती है, कौन सी, चंबल।
चंबल के पश्चिम की ओर से इधर भीलवाड़ा बूंदी होते हुए नदी आती है, इसमें मेज। मुख्यतः झालावाड़ वाले एरिया से कोटा में आके इसमें मिलती है काली सिंध, जिसके किनारे गागरोन फोर्ट भी स्थित है। और बारा वाले एरिया से मध्य प्रदेश से आके और मुख्य सवाई माधोपुर में मिलने वाली नदी है हाड़ौती के नॉर्थ की तरफ, यह है पार्वती नदी। तो इसका मीनिंग ये अलग नदियों के जो पास में है ये नदी निर्मित मैदान, जैसे पार्वती, ये काली सिंध, ये काली सिंध के पास में काली सिंध का मैदान, ये वाला मुख्यतः चंबल मुख्य नदी का मैदान, और इसके लेफ्ट की ओर से ये मेज नदी का मैदान। तो ये अलग अलग नदियों के मैदान हैं, इनको बोला गया है हाड़ौती के अंदर नदी निर्मित मैदान, अर्थात रिवर फॉर्म्ड प्लेन। तो हम इसमें अब हाड़ौती के नॉर्थ, उसके वेस्ट और उसके साउथ, तो इसका मीनिंग उत्तर, पश्चिम और दक्षिणी मैदान जो भाग है उसको पढ़ेंगे अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के रूप में। तो ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हाड़ौती क्षेत्र में है, जिनका अगर 3 जिलों में देखें तो बूंदी में विस्तार ज्यादा है। फिर बूंदी के बाद में एक कोटा झालावाड़ की तरफ भी फैली हुई है, जहां मुकुंदरा के नाम से है। तो इसमें पहला जो पार्ट है वो अर्धचंद्राकार पहाड़ी। अर्धचंद्राकार पहाड़ी, क्रिसेंट हिल्स। तो सबसे पहले तो इनकी लोकेशन बतानी है। ये पहाड़ी हाड़ौती के उत्तर, पश्चिम, हाड़ौती में सिर्फ एक पूर्व की दिशा को छोड़ना है, हाड़ौती के उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में विस्तृत है। यह मुख्यतः हाड़ौती के उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में विस्तृत है। तो ये वाला पार्ट आएगा इसमें। ये क्रिसेंट हिल्स के रूप में अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के रूप में है। ये पहाड़ियां हाड़ौती के उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में विस्तृत है। ये पहाड़ियां मुख्यतः बूंदी हिल्स और मुकुंदरा पहाड़ियों के रूप में फैली हुई है। तो हाड़ौती के अकॉर्डिंग डायरेक्शन पूछे तो पूर्व को छोड़ के बाकी सब बता देनी है। हाड़ौती के नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। अब ये कौन सी पहाड़ियों के रूप में फैली हुई है? ये पहाड़ियां अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, जो किसके रूप में है? बूंदी हिल्स, बूंदी हिल्स एवं मुकुंदरा हिल्स के रूप में फैली हुई है। बूंदी हिल्स एवं मुकुंदरा हिल्स के रूप में विस्तृत है या मुकुंदरा हिल्स के रूप में फैली हुई है। अब इसमें बूंदी हिल्स है, ये तो नाम से ही पता लग रहा है बूंदी के अंदर है। तो ये क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएगा। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो जिले के नाम से पहाड़ियां और जिला का नाम दिया गया, जैसे जयपुर की पहाड़ियां कहाँ है? जयपुर में है। अजमेर की पहाड़ियां कहाँ है? अजमेर में है। तो बूंदी की पहाड़ियां भी कहाँ मिलेंगी? बूंदी के अंदर। अब नाम बूंदी होता है और मिलती है जैसलमेर में, तब तो क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बूंदी पहाड़ियां बूंदी में ही है। लेकिन दूसरा ये अच्छा क्वेश्चन है कि मुकुंदरा की पहाड़ियां, तो मुकुंदरा हमारे कोई जिला नहीं है, तो ये पहाड़ियां फैली हुई है कोटा झालावाड़ के अंदर।
तो पहले इसमें हम कवर करेंगे बूंदी हिल्स के पहाड़ियां। दीज हिल्स आर एक्सटेंड एज बूंदी हिल्स एंड मुकुंदरा हिल्स। ये पहाड़ियां बूंदी हिल्स एंड मुकुंदरा हिल्स के रूप में फैली हुई हैं। तो इसके अंदर पहला पार्ट अपना बूंदी हिल्स। तो बूंदी हिल्स की जो विशेषता है वो कुछ इस तरीके से है कि हाड़ौती का जो ऊपर वाला ये जो पार्ट है ये है बूंदी हिल्स। बूंदी हिल्स का पार्ट। अब ये जो बूंदी हिल्स वाला ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें ड्यूल माउंटेन आती है, यानी दोहरी पर्वत श्रृंखला आती है, इस तरीके से फैली हुई है। इसकी जो टोटल लेंथ या लंबाई होती है वो 96 किलोमीटर है, 96 किलोमीटर है। इनकी जो एवरेज हाइट या औसत ऊंचाई है बूंदी पहाड़ियों की लगभग 300 से 350 मीटर है। अगर इनके बीच का कोई डेटा यूज करें तो भी ठीक है, क्योंकि ये तो स्केल है 300 से 350, 320 से 350 तो भी ठीक है, 330 से 350 तो भी ठीक है। तो लगभग ये 300 से 350 मीटर है। और इसमें एक ऊंची चोटी आती है बूंदी पहाड़ियों में, और उस ऊंची चोटी का नाम है सतुर, जो लगभग 353 मीटर हाइट पर बूंदी के अंदर स्थित। तो ये इसमें दो तीन फैक्ट याद रखने की, बूंदी हिल्स दोहरी पर्वत श्रेणी है कि बूंदी हिल्स इज एक्सटेंड एज ड्यूल माउंटेन, कि ये दोहरी पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी के रूप में फैली हुई है। तो बूंदी हिल्स की विशेषता में तो ये तो बताने की आवश्यकता नहीं कि ये बूंदी में है, तो लोकेशन के अकॉर्डिंग है। यह दोहरी पर्वत श्रेणी है या दोहरी पर्वतमाला है। ड्यूल माउंटेन सीरीज। टोटल लेंथ या लंबाई इसकी कितनी है? लेंथ अभी आपको जो इसमें बताई थी 96 किलोमीटर कि 96 किलोमीटर है। एवरेज हाइट यानी औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई वाला डेटा या फैक्ट भी अभी लिखा था अपने, लगभग 300 से 350 मीटर। और इसके सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो आंसर याद रखना है सतुर, जो अभी ऊपर लिखा था सतुर, जो कि बूंदी में आती है 353 मीटर। मीनिंग हाईएस्ट पीक ऑफ बूंदी हिल्स इज सतुर विच इज सिचुएटेड इन बूंदी। इसकी सर्वोच्च चोटी सतुर है जो कि बूंदी में स्थित है। इसके बाद में बूंदी के जो जस्ट नीचे का जो हिस्सा है वो आता है मुख्यतः मुकुंदरा हिल्स के रूप में, यानी अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का दूसरा पार्ट। मुकुंदरा हिल्स। तो ये मुकुंदरा हिल्स किसके रूप में फैली हुई है? तो मुकुंदरा हिल्स कोटा और झालावाड़ क्षेत्र के रूप में। तो इनका विस्तार एक तो कोटा एवं झालावाड़। तो इनका विस्तार कोटा एवं झालावाड़ में है। इन दोनों में से मुख्य जिला अगर माना जाए आंसर रहेगा कोटा। इन पहाड़ियों का जो टोटल लेंथ या विस्तार है यानी कुल लंबाई जो है वो 120 किलोमीटर। लेकिन दोनों जिलों में देखें तो कम रहेगी फिर, जैसे कोटा की तरफ लगभग 80 किलोमीटर के आसपास, झालावाड़ की तरफ 35 से 40 किलोमीटर। तो इसका मीनिंग तीनों जिलों में अगर देखें तो बूंदी हिल्स से वो 96 किलोमीटर है लगभग। तो 96 किलोमीटर है तो देखने में तो अपने को लगता है मुकुंदरा। तो दोनों में अगर तुलना की जाए बूंदी और मुकुंदरा हिल्स में से लंबी कौन है? तो मुकुंदरा हिल्स। लेकिन तीनों जिलों में एरिया अगर देखा जाए तो बूंदी में 96 है, फिर बाद में
कोटा की तरफ लगभग 80 किलोमीटर है, झालावाड़ की तरफ लगभग 35-40 किलोमीटर है। तो तीनों जिलों में अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का ज्यादा हिस्सा बूंदी के पास है, यानी बूंदी हिल्स के रूप में 96 किलोमीटर है, जबकि झालावाड़ और कोटा यहाँ मुकुंदरा अलग अलग पार्ट में फैली हुई है। इसका अलग अलग जिलों के रूप में यहाँ कम है इनके पास। और वैसे सिर्फ पर्वतमालाओं की तुलना की गई बूंदी ज्यादा लंबी है, बूंदी हिल्स या मुकुंदरा की पहाड़ियां, तो मुकुंदरा की पहाड़ियां ज्यादा लंबी है क्योंकि ये 120 किलोमीटर लेंथ में है। ऑनलाइन स्टूडेंट में कि सर लैपटॉप में कोर्स तो ओपन हो रहा है, लाइव क्लास भी चल रही है, लेकिन रिकॉर्डेड जो क्लासेस हैं वो नहीं चल रही, उनका कुछ सॉल्यूशन कीजिए। तो बिल्कुल मैं बात करता हूँ टेक्निकल टीम से कि पुराने वाली जो क्लासेस हैं उनका किस तरीके से क्या चलेंगे, इनके ऊपर बात करेंगे अपन कल कल की क्लास में, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज भी मेरा मेरा आपसे भी शायद कम है। तो एक बार पूछ के और उसके बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो इसमें मुकुंदरा हिल्स एक्सटेंड इन कोटा एंड झालावाड़ इन टोटल लेंथ 120 किलोमीटर, कितनी लंबाई में 120 किलोमीटर। इसमें जो एक एवरेज हाइट आती है, औसत ऊंचाई जो आती है, एवरेज हाइट या औसत ऊंचाई इनकी 335 से लेके लगभग 503 मीटर, जिसमें सर्वोच्च चोटी आती है चंदवाड़ी झालावाड़। यह ध्यान रखना क्योंकि यह हाड़ौती की सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च चोटी चंदवाड़ी 517 मीटर। यह झालावाड़ की तरफ है, तो यह ध्यान रखिए इसमें। तो मुकुंदरा की सबसे ऊंची चोटी चंदवाड़ी और हाड़ौती की सबसे ऊंची चोटी, तो भी सेम आंसर रहेगा चंदवाड़ी। तो इसको अलग से भी लिख लेते हैं, ये तो इसके रेफरेंस में, मुकुंदरा के रेफरेंस में लिखा है हमने, अलग से इसको नोट में मेंशन कर देंगे कि चंदवाड़ी चंदवाड़ी हाड़ौती की सबसे ऊंची चोटी। हाड़ौती की सर्वोच्च चोटी है, हाड़ौती की सबसे ऊंची चोटी। हाइट जो अभी आपको मैंने बताई थी कि इट्स टोटल हाइट इज 517 मीटर, लगभग 517 मीटर मीटर यूनिट में, ये ध्यान रखना है इसमें। तो ये इसमें पहला पार्ट जो बूंदी की और मुकुंदरा की पहाड़ी वाला पार्ट, यानी जिसको हम दोनों को मिला के कहते हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ी। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ी हाड़ौती के किस भाग में, नॉर्थ में, वेस्ट में और उसके साउथ में। तो ये मुख्यतः हाड़ौती के उत्तर, पश्चिम, दक्षिण यानी पूर्व को छोड़ा है केवल अपन ने। और मुख्यतः कौन सी पहाड़ियों के रूप में फैली हुई है, तो बूंदी में बूंदी हिल्स और कोटा झालावाड़ में मुकुंदरा हिल्स। बूंदी की ओर मुख्य और ऊंची चोटी सतूर है जो लगभग 353 मीटर है, जबकि मुकुंदरा की पहाड़ियों में ऊंची चोटी आती है चंदवाड़ी, जो कि हाड़ौती की भी सबसे ऊंची चोटी है 517 मीटर। अब दूसरा भाग इसके सब डिवीजन में था अपना नदी निर्मित मैदान। नदी निर्मित मैदान, तो नदी निर्मित मैदान में अपने को हाड़ौती की तरफ, हाड़ौती की तरफ जो मुख्य नदी है वो कौन सी है, चंबल। तो चंबल एवं सहायक नदियों के द्वारा, एवं सहायक नदियों के द्वारा नदियों के द्वारा
सहायक नदियों द्वारा हाड़ौती हाड़ौती का नदी निर्मित मैदान हाड़ौती का नदी निर्मित मैदान नदी निर्मित मैदान निर्मित है या बना हुआ है। तो नदी निर्मित मैदान में चंबल एवं सहायक नदियों के द्वारा हाड़ौती का नदी निर्मित मैदान निर्मित है, जिसमें प्रमुख नदी तो प्रमुख नदी जैसे एक तो मुख्य चंबल है। चंबल की सहायक नदियों में कुछ नाम मैंने आपको बताए थे डायग्राम में। काली सिंध रिवर है, इसमें लेफ्ट से बाईं ओर से मिलने वाली नदी मेज है, फिर दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियों में इसमें पार्वती। तो रिवर्स तो इसमें बहुत सारी है, लेकिन जो मुख्य नदी है जो हाड़ौती की तरफ इसमें मैदानी भाग का निर्माण करती हैं वो मेनली ये है चंबल, काली सिंध, मेज एंड पार्वती रिवर। तो बाई चांस ये पूछ लें कि हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी नदियों का मैदान है, तो जैसे बनास का मैदान है वो राजस्थान के पूर्वी मैदान में आता है, ना कि हाड़ौती के अंदर। तो बाई चांस वो चंबल की सहायक नदी जरूर है बनास। बनास इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल। बनास चंबल की सहायक नदी है, लेकिन उसका मैदान है वो हाड़ौती की तरफ नहीं होगा, वो मैदानी भाग में बनता है। दो नाम से बनता है, दक्षिण में मेवाड़ के मैदान और उत्तर में मालपुरा करौली मैदान के नाम से, जो लास्ट वाली क्लास में हमने कंप्लीट किया था। तो ये नदी निर्मित मैदान कंप्लीट हो गया अपना। इसके बाद में हाड़ौती के पूर्व की तरफ बारा की तरफ का जो एरिया उसको कहा जाता है शाहाबाद। शाहाबाद उच्च भूमि या शाहाबाद अपलैंड। शाहाबाद अपलैंड। तो ये जो शाहाबाद अपलैंड वाला एरिया है ये इन अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के पूर्व का पार्ट जो कि बारा में फैला हुआ है। तो शाहाबाद उच्च भूमि यह है हाड़ौती के पूर्व में, हाड़ौती के पूर्व में बारा में विस्तृत। बारा में विस्तृत ये शाहाबाद वैसे बारा के अंदर प्रमुख तहसील हैं शाहाबाद और किशनगंज। जो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में, राजस्थान की जनजातियों में हम पढ़ते हैं, मुख्यतः ये भील जनजाति के क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है, अर्थात ये भीलों का एरिया है मुख्यतः बारा की तरफ। तो हाड़ौती के पूर्व में बारा में विस्तृत है। फिर इसमें लोकेशन के अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, यहां घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी विस्तृत है। यहां घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी विस्तृत है। घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी विस्तृत है, अर्थात इस प्रकार की पहाड़ियां हैं बारा की तरफ घोड़े के नाल जैसी। और घोड़े के नाल जैसा जिला कहां पर है, तो घोड़े के नाल जैसा जिला किसको माना गया, जिला माना गया है चित्तौड़गढ़ को। जबकि घोड़े के नाल जैसी पहाड़ियां बारा के अंदर है, तो यहां घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी विस्तृत है, जिनको कहा जाता है हॉर्स शू टाइप, हॉर्स शू टाइप हिल्स, टाइप हिल्स इज एक्सटेंट हियर। यहाँ घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी स्थित है या विस्तृत है, जिनके मध्य रामगढ़ क्रेटर स्थित है। तो इन पहाड़ियों के बीच में एक झील आती है जिसको नाम दिया जाता है रामगढ़ क्रेटर लेक, जिनके मध्य रामगढ़ क्रेटर झील स्थित है। जिनके मध्य
जिनके मध्य रामगढ़ क्रेटर झील स्थित। तो मीनिंग है कि रामगढ़ क्रेटर लेक कवर्ड बाय दीज हिल्स, ये वो झील है जिसको यूनेस्को ने अपनी जियो हेरिटेज साइट अर्थात भू विरासत स्थल में शामिल किया है। हालांकि ये विशेषता जब आगे झील पढ़ते हैं तो जनरली हम वहां लिखते हैं, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि रामगढ़ क्रेटर लेक इज लिस्टेड इन जियो हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को की भू विरासत स्थलों में सूचीबद्ध है अर्थात शामिल की गई है। रामगढ़ क्रेटर यूनेस्को की जियो हेरिटेज साइट यानी भू विरासत स्थल में शामिल। तो भू यानी जियो और विरासत का मीनिंग हेरिटेज। तो रामगढ़ क्रेटर यूनेस्को की भू विरासत स्थल जियो हेरिटेज साइट में शामिल है। और यह क्षेत्र मुख्यतः नेक्स्ट विशेषता में यह क्षेत्र अपनी एक ऊंची पहाड़ी के कारण भी प्रसिद्ध है। तो यहां सर्वोच्च चोटी जो होती है शाहबाद उच्च भूमि में, तो हाइट तो अधिक नहीं है, इस कारण हाइट या फैक्ट याद कर रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चोटी का नाम याद रख सकते हो कि इसमें शाहबाद में ऊंची चोटी कस्बा थाना है। कस्बा, कस्बा क्या लगाना है, थाना, कस्बा थाना। तो यहां सर्वोच्च चोटी कस्बा थाना। तो कस्बा थाना इज द हाईएस्ट पीक ऑफ शाहबाद अपलैंड। और लास्ट में नोट में इसमें एक विशेष बात कि इस क्षेत्र में जो जनजाति पाई जाती है उसके लिए भी यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। यहां मुख्यतः सहरिया जनजाति पाई जाती है। यहां मुख्यतः सहरिया जनजाति पाई जाती है। यहां मुख्यतः शहरिया जनजाति पाई जाती है। तो ये इस साइड में प्रसिद्ध है सहरिया जनजाति का, सहरिया जनजाति के एरिया के रूप में। इसके बाद में ये 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। इसमें 2 गौण भाग हैं जिसमें एक डगंधार और एक झालावाड़ पठार। तो पहले इसमें कवर करते हैं झालावाड़ पठार। तो झालावाड़ पठार में तो कुछ खास पॉइंट नहीं है। ये याद रखना कि अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के दक्षिण में झालावाड़ में स्थित है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के दक्षिण में यानी जो हाड़ौती में इस तरीके से पहाड़ियां बनाई थी अर्धचंद्राकार, उनके सदन में इधर झालावाड़ में स्थित के दक्षिण में झालावाड़ में स्थित। तो इट्स सिचुएटेड टू द साउथ, टू द सदर्न पार्ट ऑफ क्रिस्टियंट हिल्स या क्रिस्टियन सेफ हिल्स। तो एक अर्धचंद्राकार पहाड़ी है, उनके साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ है। किस जिले में, तो जो नाम है उसी जिले में, झालावाड़ पठार झालावाड़ के अंदर है। तो लगभग इस क्षेत्र में जो ये चट्टानी भाग है उसकी जो एक एवरेज हाइट आती है जनरली किस औसत हाइट में है,
तो औसत ऊंचाई जैसे अर्धचंद्राकार पहाड़ी आती है उनकी 300 से 350, और यह है लगभग 300 से 450। तो मीनिंग है हाड़ौती का ज्यादातर जो पार्ट है वो आपको एवरेज 300 से और 500 के बीच में ज्यादा मिलेगा। सिर्फ एक झालावाड़ के अंदर जो चंदवाड़ी है वो 517 मीटर है। बाकी यहाँ का जो रिलीफ फीचर है मोस्टली 300 से 350 के बीच में। तो ये वाला जो झालावाड़ पठार है यह है लगभग 300 से 450। फिर इसके बाद में जो लास्ट पार्ट है आपका हाड़ौती के गौण भागों के अंदर, वह है डग गंगधार। डग गंगधार उच्च भूमि, यानी डग गंगधार अपलैंड पार्ट। डग गंगधार अपलैंड, तो डग गंगधार अपलैंड का जो मीनिंग है कि डग गंगधार उच्च भूमि है। यह हाड़ौती वाला पार्ट है। तो हाड़ौती के सदन में जो झालावाड़ है, उस झालावाड़ के भी ये मुख्यतः दक्षिण पश्चिम की तरफ, यानी अर्धचंद्राकार पहाड़ियां आती है उनके थोड़ा सा ईस्ट की तरफ है। और झालावाड़ से अगर आप डिवाइड करके देखो तो झालावाड़ के भी ये साउथ वेस्ट में, हाड़ौती के भी साउथ वेस्ट में। तो इसमें लिखना है कि यह हाड़ौती के या झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित डग गंगधार पठार, या यह पठार या यह उच्च भूमि, यह झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित झालावाड़ के साउथ और वेस्ट वाला जो पार्ट है, दक्षिण और पश्चिम, उसके अंदर ये फैला हुआ है। और एक इसमें लिख सकते हो इस क्षेत्र में सामान्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी, क्योंकि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कम है लिखने को, तो लिखने को लिख सकते हो इस क्षेत्र में मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी में आपको ध्यान है मुख्यतः एक तो सोयाबीन का उत्पादन अच्छा है, एक मसाले वाली फसलें अच्छी उत्पादित होती हैं। तो उन फसलों के बारे में लिखा जा सकता है कि इसमें सोयाबीन और मसाले वाली फसलें अधिक उत्पादित होती हैं। अगर क्रॉप्स के बारे में लिखना चाहो, बाकी फसल वाला टॉपिक अपने अलग से भी आता है। तो ब्लैक सॉइल इज मोस्टली एक्सटेंट हियर, यहाँ काली मिट्टी अधिक विस्तृत है या काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। और चंबल मुख्यतः झालावाड़ वाला जो पार्ट है, और जो झालावाड़ पठार डग गंगधार उनके पश्चिम से चंबल बहती है। तो अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम में मैंने चंबल को इस तरीके से बताया था। तो इनके रेफरेंस में चंबल पश्चिम में होती है। तो चाहे झालावाड़ के देखोगे तो भी पश्चिम में है, डग गंगधार के देखोगे तो भी पश्चिम में है। तो इसके साथ अपने हाड़ौती के जो 5 गौण भाग थे वो भी कंप्लीट हो गए। अब हाड़ौती में लास्ट एक छोटा सा पार्ट है, इंपोर्टेंस ऑफ हाड़ौती। तो अब हम देखते हैं हाड़ौती के महत्व क्या है। इंपोर्टेंस ऑफ हाड़ौती। तो हाड़ौती के महत्व में एक तो जैसे मैदानी भागों में हमने पढ़ा था जनघनत्व, तो एक तो एज इट इज वही आएगा पॉपुलेशन डेंसिटी। कि हाड़ौती में जनघनत्व अधिक पाया जाता है, जनघनत्व अधिक पाया जाता है। तो इसमें भी रीजन यही होगा कि यहाँ उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। लेकिन यहाँ उपजाऊ मिट्टी के रूप में किसको मानना है? काली मिट्टी को। आपको ध्यान होगा कि मैदानी भागों में अपने उपजाऊ की जगह लिखा था सर्वाधिक उपजाऊ, क्योंकि सर्वाधिक उपजाऊ हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी को। तो मैदानी भागों में जनघनत्व सर्वाधिक था, यानी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी या मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी इज फाउंड इन ईस्टर्न प्लेन।
जबकि यहाँ लिखते हैं हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इज फाउंड हियर, यहाँ उच्च जनघनत्व है बिकॉज फर्टाइल सॉइल इज फाउंड हियर, क्योंकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी अर्थात काली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी को सर्वाधिक उपजाऊ नहीं बताना है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है जलोढ़। तो इसमें लिखना है सिर्फ फर्टाइल सॉइल इज फाउंड हियर, अर्थात उपजाऊ मिट्टी यहां पाई जाती है। तो फर्टाइल सॉइल के रूप में यहां कौन सी है? ब्लैक सॉइल। फिर दूसरा पॉपुलेशन डेंसिटी, बाद में कृषि उत्पादकता, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी आती है उसका मीनिंग क्या है? तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का मीनिंग होता है कि भले ही आपके पास एरिया कम हो लेकिन आपका उत्पादन काफी बेटर है। तो यहां कृषि उत्पादकता उच्च या अधिक होती है। तो हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज फाउंड हियर बिकॉज फर्टाइल सॉइल इज फाउंड हियर, रीजन ऊपर वाला ही रहेगा। यहाँ कृषि उत्पादकता उच्च होती है, तो मैदानी भागों में सर्वाधिक होती है, कारण क्योंकि वहां सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी थी। और यहाँ कृषि उत्पादकता उच्च है क्योंकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी, तो सर्वाधिक उपजाऊ इसमें भी नहीं लिखना, क्योंकि एलुवियल सॉइल के बाद में दूसरी जो प्रमुख उपजाऊ मिट्टी वो काली होती है, लेकिन मोस्ट फर्टाइल सॉइल सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी जो मैदानी भागों में है। तो ये 2 पॉइंट अपने जो मैदानी भाग है वैसे ही रिपीट है। फिर हाड़ौती के बारे में कहा जाता है, जो हाड़ौती क्षेत्र है उसमें मुख्यतः सतही जल अधिक होता है, क्योंकि चंबल और चंबल जैसी बड़ी नदियां हैं वहां। सतही जल अधिक, सतही जल का मीनिंग होता है ड्रेनेज वाटर या सरफेस वाटर। तो यहां सरफेस वाटर अधिक पाया जाता है, सतही जल अधिक है, इस कारण सतही जल अधिक है। इस कारण इसमें दूसरा एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इस कारण यहां जलीय जैवता अधिक पाई जाती है, यानी एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी। इस कारण यहां जलीय जैविकता अधिक पाई जाती है। एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी, aquatic biodiversity is mostly found here. तो ये मोस्टली फाउंड हियर किस रेफरेंस में लिखा है? मोस्टली फाउंड हियर देन अदर फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के अन्य भौतिक प्रदेशों की तुलना में, क्योंकि राजस्थान के हर भौतिक प्रदेश की जैविकता अलग है। जैसे राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेश में अरावली में जैविकता सबसे ज्यादा है, कारण क्योंकि वहां नदियां भी हैं और वन भी सर्वाधिक है। जैसे पूर्वी मैदान में आते हैं तो वहां अनाज होने के कारण पक्षी जैविकता सर्वाधिक है, तो बर्ड बायोडाइवर्सिटी में मैदानी भाग सर्वाधिक है, जबकि ऑल ओवर बायोडाइवर्सिटी सर्वाधिक अरावली में ज्यादा है। तो जैवता अधिक अरावली में है, पक्षी जैवता मैदान में है, और जलीय जैवता हाड़ौती में है क्योंकि यहाँ सतही जल अधिक। और इसमें एग्जाम्पल हम चंबल के जीवों का दे सकते हैं, जैसे तो इसमें एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी इज मोस्टली फाउंड हियर, यानी यहाँ जलीय जैवता अधिक पाई जाती है। जलीय जैवता अधिक पाई जाती है, तो अधिक में एग्जाम्पल, जैसे एक तो चंबल वाले एग्जाम्पल में एलिगेटर यानी घड़ियाल, मुख्यतः मगरमच्छ भी पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, क्रोकोडाइल, कोटा की ओर मुख्यतः उदबिलाव भी होते हैं पानी के अंदर। ओट्रस या उदबिलाव, तो घड़ियाल, मगरमच्छ, उदबिलाव, और इसके अलावा गांगेसूस, यानी गंगा की वो मछली
जो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है, वो गांगेयसूस या जिसको गांगेय डॉल्फिन भी कहते हैं, गांगेयसूस या गांगेय डॉल्फिन। तो मोस्टली क्षेत्र में जलीय जीव हैं या जलीय जैवता वो अधिक पाई जाती है। और लास्ट में अगर मिनरल्स या खनिजों की बात करें इधर, तो खनिज के अंदर वही लिखने जो हमने विंध्यन कगार में लिखे थे। तो खनिज यहाँ पत्थर वाले खनिज अधिक पाए जाते हैं। पत्थर वाले खनिज अधिक पाए जाते हैं। स्टोन मिनरल्स इज मोस्टली फाउंड हियर। अब स्टोन मिनरल्स के रूप में, पत्थर वाले खनिज के रूप में, एक तो सैंडस्टोन या बलवा पत्थर, यानी जो विंध्यन कगार में लिखवाए थे वही रिपीट करने अपन। बलवा पत्थर, लाइम स्टोन या चूना पत्थर, करौली धौलपुर का रेड स्टोन यानी लाल पत्थर, और कोटा की ओर पाया जाने वाला मुख्यतः कोटा स्टोन यानी कोटा पत्थर। कोटा स्टोन या कोटा पत्थर। तो ये सैंड स्टोन का मीनिंग या तो एज इट इज लिख दो सैंड स्टोन, इंग्लिश वाला शब्द, या हिंदी में इसको बलवा पत्थर भी कहते हैं। सैंड यानी बालू, तो बालू से बलवा पत्थर। तो ये हड़ौती में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, जिसमें मोस्टली स्टोन या पत्थर हैं। तो इसी के साथ अपना जो हड़ौती का जो पार्ट है, अर्थात हड़ौती का जो मेन डिवीजन थे, जो 2 डेक्कन लावा प्लेट्यू और साथ में विंध्यन, वो कंप्लीट हो गए। और 5 उसके सब डिवीजन पार्ट, जिसमें अर्धचंद्राकार पहाड़ी, नदी निर्मित मैदान, 12 की तरफ शाहाबाद का मैदान जो हड़ौती के पूर्व में है, फिर हड़ौती के दक्षिण की तरफ या दक्षिण पश्चिम की तरफ डग गंगधार, और एक झालावाड़ का पठार। तो इस तरीके से 5 गौण भाग, और लास्ट में इंपोर्टेंस ऑफ हड़ौती। तो हड़ौती कंप्लीट होने के साथ ये आपका फिजिकल डिवीजन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी वो अपनी क्लाइमेट को लेकर, यानी जलवायु वाले टॉपिक। तो आज के इस सेशन को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।